हेलो बच्चों। तो आइए आज हम एस ए 560 एंड 580 का जॉब करते हैं। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन कवर करेंगे एस ए 560, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। स्टार्ट करते हैं। जॉब करना है मेरे साथ, ठीक है। बहुत अच्छे से जॉब करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिसाइड करा हुआ, एक बार रात में एक बार सुबह अपना काम हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें करनी है और उम्मीद है आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो। सब्सिक्वेंट इवेंट का सबसे पहले मतलब क्या है? रेड वाले पे ध्यान देंगे, इवेंट्स और फैक्ट्स। ठीक है, दो चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। इवन तो ऐसे का नाम क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बट ये इवेंट्स के साथ साथ जो है फैक्ट्स की भी बात करेगा। ठीक है, तो वो इवेंट जो अकर करता है बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, उसे बोलते हैं इवेंट। ठीक है, जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में हो गया उसे बोलते हैं क्या, इवेंट। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि उसको पता लगते हैं ऑडिटर साहब को ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ठीक है, तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर वो चीज़ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में हुई है तो उसे बोलते हैं इवेंट, लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुई है तो उसे बोलते हैं फैक्ट। ठीक है, अब नीचे देखो 3 एरो जा रहे हैं। एक एरो बात करेगा आपकी इवेंट की, 2 एरो बात करेंगे फैक्ट्स की। सबसे पहले अपन कवर करने जा रहे हैं इवेंट को, जो कि इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ठीक है। तो इवेंट का मतलब क्या है? तो वो इवेंट जो अकर हो रहे हैं बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रेड हाईलाइटेड पे और पर्पल वाले पे ध्यान देना है। जो पर्पल वाले है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड वाले पे आपको सिर्फ देख के जाना है कि हाँ कुछ चीज़ें आपको याद आ जाए उसको देखते ही। ठीक है, चलो। तो इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 टेबल आपके लिए इसलिए बनाइए कि आपको अच्छे से बाइफर्केशन मिल जाए। तो पहला ये कहता है इसमें कि ऑडिटर्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे कि क्या चीज़ ऑब्टेन करने के लिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए रिगार्डिंग कि जो इवेंट दो डेट के बीच में हुए हैं, क्या वो प्रॉपरली उनको एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी तो वो एडजस्ट हो गया, डिस्क्लोजर करने की जरूरत थी तो क्या वो डिस्क्लोज हो गया या फिर नहीं हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार ऑडिटर साहब क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन तो ऑडिट प्रोसीजर जब वो परफॉर्म करेंगे तो क्या 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 चीज़ उनको करनी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ों को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे एरो आ रहा है एक, जो कि एरो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे कि ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर। तो ऑडिटर्स आपको ये वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। सीधे मेमोरी टेक्निक पे आना है इसकी। मेमोरी टेक्निक क्या है? सर रीडिंग कर लो। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, मेमोरी टेक्निक क्या है? सर रीडिंग कर लो, SIR, सर रीडिंग कर लो। ठीक है, तो क्या रीड करना है सर? तो सबसे पहले एस का मतलब कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। तो अंडरस्टैंडिंग ले लेनी मैनेजमेंट से क्या, कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी अगर इन केस अगर हुए हैं तो वो आइडेंटिफाइड हुए या नहीं हुए। पहला आई से है कि इंक्वायरी कर लो मैनेजमेंट से, और मिनट्स रीड कर लो कोई भी अगर मीटिंग्स हुई TCWG की या फिर मैनेजमेंट की। एंड लास्ट में क्या है, रीडिंग क्या है इसमें, अगेन रीडिंग कर लो। रीडिंग अगर एंटिटी की कोई भी लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट कर लो। ठीक है, तो छोटी छोटी 4 चीजें करनी है, मैनुअल टेक्निक याद करना, सर रीडिंग कर लो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर, दैट इज इवेंट वाले पॉइंट में दैट इज ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से कि भैया जी हमें क्या दो, एक WR दो। WR का मतलब क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो, ऐसे 580 के हिसाब से, कि जो भी इवेंट्स जो है वो सब्सिक्वेंट अगर हुए हैं, मतलब जो भी इवेंट्स अगर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ ऑडिटर के बीच में हुए हैं, तो अगर उनको एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी वो एडजस्ट हो गए हैं, उनको अगर डिस्क्लोजर करने की जरूरत थी तो वो डिस्क्लोज हुए हैं या फिर नहीं हुए। देखो कितना मतलब कितना बड़ा पार्ट हमने कितनी ही प्यार से कवर करा। कुछ नहीं करना, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। फिर ऑडिट प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करोगे क्या क्या चीज़ें देखोगे, तो सर रीडिंग कर लो। एंड अगला आता है कि एक बार WR भी ले लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मैंने इसी वजह से ऐसे 560 और 580 को एक साथ रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो नीचे लिंक हो जाएगा, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की ही बातें करता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब अपन आते हैं सेकंड और थर्ड टेबल के टूवर्ड्स। फर्स्ट टेबल को हमने इवन तो अकेले अकेले पढ़ा, बट सेकंड एंड थर्ड टेबल जो है ना वो हमारे को साथ साथ पढ़ने, क्योंकि दिखने में बड़ी लग रही है कि यार इतना कुछ है क्या इसमें। मोस्ट मैं कहूँगा 90% जो पॉइंट है वो कॉमन है दोनों के। ठीक है, दोनों के पॉइंट्स कॉमन है, तो एक साथ पढ़ते हुए चलना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो वो फैक्ट जो ऑडिटर साहब को ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता लगे हैं डेट के, बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। मतलब सेकंड टेबल किसकी बात करेगा, वो फैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है उससे पहले है। लेकिन थर्ड टेबल किसकी बात करेगा, अरे वो फैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट के भी बाद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगी उसके भी बाद है, मतलब दोनों के बाद है। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया। चलो, क्या कहते हैं कि दोनों ही पॉइंट में सेम बात है कि आपकी ऑडिटर साहब की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनती, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ऑडिटर साहब की ऑब्लिगेशन कहाँ तक होती है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। जहाँ तक कोई भी इवेंट्स अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक हो जाते हैं तो ऑडिटर साहब सिर्फ उसके लिए लायबल है कि वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। बट इन इन दोनों केसेस में ऑडिटर्स आपकी कोई भी एज पर लीगल में बोलूँ तो लीगल कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। बट लेकिन अगर ऑडिटर्स आपको लगता है क्या, अगर ये फैक्ट्स मुझे पहले पता लग जाते ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, तो मेरा ओपिनियन कुछ और होता, तो उस केस में भैया जी फिर एक छोटा सा काम कर लो, नीचे दिए गए वो काम कर लो।
ठीक है। नीचे दिए गए पार्ट दोनों में कॉमन है, मैंने एक जगह मेमोरी टेक्निक लिख दी, दैट इज डाई कर लो। मेमोरी टेक्निक क्या लिखी है मैंने, डाई कर लो। डाई का मतलब वो बालों पे डाई करते हैं ना, हाँ वो वाली डाई करनी है, ठीक है। अब स्पेलिंग वैसे ही मानना यार, क्योंकि मेमोरी टेक्निक बनानी थी। तो डाई, डी से डिस्कस द मैटर, मैनेजमेंट के साथ, और TCWG दैट इज दो चार्ज विद गवर्नेंस करके क्या करो, डिस्कस कर लो एक बार, कर लिया। अगला, इन केस अगर अमेंडमेंट की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो देख लो। एंड अगला आता है इंक्वायरी कर लो कि भैया जी मैनेजमेंट कैसे एड्रेस कर रहा है इस मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो डाई कर लो, डाई हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ ये वाला पॉइंट आपका इसमें भी कवर हो गया, दैट इज फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशू, ठीक है। तो सेम पॉइंट सेम बातें कवर हमारी हो चुकी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसी में ही, ठीक है। अगर भैया जी मैनेजमेंट मान गया, मैनेजमेंट को लगता है नहीं 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 भैया ये फैक्ट जो है ना इससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट ने वाली बात मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया तो एक काम करो, कैरी आउट करो ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करो कि भैया अब देखो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल जब अमेंड हो जाएगी तो ऑडिटर्स आपको अमेंडमेंट वाले पार्ट के ऊपर भी तो ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो पूरे के ऊपर देनी है। ऑडिट रिपोर्ट जो इशू होती है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल के ऊपर होती है, मैंने बोला हाँ, ठीक है। बट अब जब वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो जो एडिशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, अब अमेंडमेंट के ऊपर भी तो उसको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे एक बार ऑडिट करने के लिए कि वो ठीक है भी या नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा ऑडिटर साहब को, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस ऑन द अमेंडमेंट, ठीक है। क्या क्या करेगा, पहला पॉइंट, एक्सटेंड करो उन ऑडिट प्रोसीजर को टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। जब तक न्यू ऑडिटर रिपोर्ट हमारी बन जाएगी ना, वहां तक की डेट तक आप एक्सटेंड करो प्रोसीजर को। एंड अगला आ गया था, अब न्यू ऑडिटर रिपोर्ट बनाओ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो नीचे वाला पर्पल मार्क है ना, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आ सकता है पेपर में। कहते हैं कि जो न्यू ऑडिटर की जो रिपोर्ट होगी ना, शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस दिन अप्रूवल होगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि अमेंडेड वाले हैं, उस दिन से पहले डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, जो अमेंडेड रिपोर्ट होगी, ठीक है। याद रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसी के अंदर थर्ड पॉइंट है हमारा क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं क्या कि जब कोई लॉ और रेगुलेशन जो है, जब कोई लॉ और रेगुलेशन या फिर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं कर रहा है मैनेजमेंट को फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट to the effects of the subsequent event or events causing that amendment, and those responsible for approving the financial statement are not prohibited from restricting their approval to that amendment, the auditor is permitted to restrict the audit procedure on some subsequent event. In such case the auditor shall, समझ आया क्या है, कहता है जब कोई भी लॉ रेगुलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं कर रही मैनेजमेंट को कि भैया जब अमेंडमेंट करो, मतलब उनको अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, अमेंडमेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से। बट जो दोज रिस्पॉन्सिबल है अप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो भी प्रोहिबिटेड नहीं है, आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग देयर अप्रूवल टू दैट अमेंडमेंट, यानी कि वो लोग भी अगर, मतलब उन लोगों को भी अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि यार आप लोग भी अप्रूवल नहीं दे सकते, मतलब मैनेजमेंट भी अमेंड कर सकता है और अप्रूवल देने वाले लोग, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें यहाँ पे, तो अप्रूवल देने वाले लोगों को भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि यार आप लोग भी अप्रूव करो, प्रिपेयर भी करो, अप्रूव भी करो। तो इस केस में क्या करेगा ऑडिटर साहब, ऑडिटर साहब को परमिटेड है कि वो अपने रेस्ट्रिक्ट करेगा ऑडिट प्रोसीजर ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ठीक है ना। तो सब्सिक्वेंट इवेंट जो सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से जो अमेंडमेंट हुई है, ऑडिटर साहब क्या करेंगे उसके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर को लगाएंगे। पहला क्या करेंगे, अमेंड करेंगे ऑडिटर रिपोर्ट को और उसमें एडिशनल डेट डालेंगे जिस दिन मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ठीक है ना, टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट restricted to that amendment that thereby indicates that auditor procedure subsequent event are restricted solely to the amendment of the financial statement, ठीक है ना। तो ऑडिटर साहब उस पर डेट लगा देंगे कि एडिशनल डेट जो ये डेट है, इस डेट तक मैं अपने प्रोसीजर कर रहा हूँ, मतलब इस डेट पे जो भी मेरे प्रोसीजर्स वगैरह हैं ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं वो मैंने अमेंडमेंट वाले पार्ट पे ही लगाए हैं इस दिन तक, तो वो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी इस पे, मतलब कहने का मतलब कि ऑडिट प्रोसीजर मैंने अमेंडमेंट वाले पार्ट के ऊपर लगाए हैं, ये वाली बात। और अगला आपको या फिर न्यू या फिर आपको अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें EOM या फिर OM होगा। EOM का मतलब क्या होता है, एम्फोसिस और मेटा पैराग्राफ, अदर मेटा पैराग्राफ, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ऐसे 700 में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि दो पैराग्राफ होते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी होती है, ठीक है। होप सो समझ आ गया। थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ICS को केस स्टडी बना के दे सकता है कि यार कुछ लॉ रेगुलेशन की बातें करेगा, फिर आपको बोलेगा कि यार उनको प्रोहिबिटेड नहीं करा जा रहा मैनेजमेंट को कि वो अमेंडमेंट करे, फिर अप्रूवल देने वालों को भी प्रोहिबिटेड नहीं करा जा रहा। तो ऑडिटर साहब अपने क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर लगा रहे हैं अमेंडेड वाले पार्ट पे, क्या क्या चीज़ उसको करनी पड़ेगी, 2 पॉइंट नीचे वाले अच्छे से याद रखने में काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला आता है ये पॉइंट, दिस पॉइंट यू में स्किप, दिस मेन पॉइंट यू में स्किप, बट सब पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सब पॉइंट पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। कहता है कि मैनेजमेंट जो है ना may not be required by the applicable law regulation or the financial reporting framework to issue amended financial statement, and accordingly the auditor need not provide an amended or new auditor report. However, देखो अगर मैनेजमेंट जो है ना उसको लॉ रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं कह रहे कि अब अमेंडमेंट करो, तो सिंपल सी बात है ऑडिटर साहब इस केस में क्या करेगा, ऑडिटर रिपोर्ट नई वाली प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि अमेंडमेंट तो हुई नहीं। बट however when management does not amend the financial statement in circumstances where the auditor believe they need to be amended, ठीक है ना, मैनेजमेंट ने अभी भी अमेंड नहीं करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। थर्ड जो ऊपर वाला पॉइंट था हमारा, दैट इज
सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने, ठीक है। लेकिन फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर जो है ना मैनेजमेंट अमेंड नहीं कर रहा है, बट ऑडिटर साहब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होनी चाहिए। ऑडिटर साहब कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो क्या करेगा इफ इस केस में अगर ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी है, ठीक है, अगर ऑलरेडी रिपोर्ट अगर आपने ऑलरेडी पहले केस है, अगर ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट बीन इशूड, अगर अभी तक ऑडिटर साहब ने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करी है, इसके बहुत कम सर्कमस्टांसेस है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट पॉइंट है। एक पल के लिए ऐसे क्या कहता है ऊपर कि फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर, देखो फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी ना, मैं मान के चल रहा हूँ, तो 1% चांसेस ऐसे होंगे कि जिस केस में ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई होगी, अगर नहीं हुई तो भेजिए 705 में ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। बट अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना पर्पल वाले पे, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेवरदलेस सब्सिक्वेंटली इशूड विदाउट द नेसेसरी अमेंडमेंट्स, द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू सीक टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, ऑडिटर रिपोर्ट इशू हो चुकी है तो वो क्या करेगा ऑडिटर साहब, प्रिवेंट करेगा कि मैनेजमेंट जो है ना ये ऑडिट रिपोर्ट आगे किसी को इशू ना करे, क्योंकि सिंपल सी बात है गलत है, क्योंकि ऑडिटर कह रहा है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट करी नहीं, ऑडिट रिपोर्ट पुरानी वाली इशू कर दी मैनेजमेंट को, अगर आगे मैनेजमेंट भी इसको अपने उसको इशू कर दे अपने स्टेक होल्डर्स को, तो फिर फायदा है क्या हुआ ऑडिटर का बोलने का कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, उनको तो गलत रिपोर्ट मिल गई ना। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उनको प्रिवेंट करेगा मैनेजमेंट को बोल के कि आपको आगे ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है, ये काम हमारा हो गया। और थर्ड टेबल में बात है, ये हमारी 2 मिनट के अंदर मुश्किल से कवर हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, सेम चीज़ हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सेम है, ठीक है, थर्ड पॉइंट अगेन आपको बिल्कुल सेम है, आपको फिर से पढ़ना है एक बार ठीक है। थर्ड पॉइंट में भी बात लिखिए लास्ट में क्या कि क्या करोगे आप लोग कि ऑडिटर क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा अपना कि भैया जी सामने वाला बंदा जो है रिलायंस प्लेस ना कर ले ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है मैनेजमेंट अमेंडमेंट नहीं कर रहा है, ऑडिटर कह रहा है अमेंडमेंट होनी चाहिए, बट अगर मैनेजमेंट आगे पुरानी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है सामने वाले स्टेक होल्डर्स को, तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। तो वो क्या करेगा ऑडिटर साहब, प्रिवेंट करेगा कि मैनेजमेंट साहब आप इशू ना करो, या फिर रिलायंस सामने वाला प्लेस ना करे, अगर मैनेजमेंट फिर भी नहीं मान रहा है, TCWG फिर भी नहीं मान रहे, इशू कर रहे हैं, तो भैया जी इस केस में आप लीगल एक्शन भी ले सकते हो उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा मेजर टॉपिक देखो कितनी जल्दी कवर हो गया, उस पर बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन बस बहुत कम आते हैं ऐसे, बट आएंगे तो फिर हिला देंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है इसमें, ये मैं आपको सच बात बताऊँ, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बोला था जब मेरा CA का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने छोटी सी बात बोली थी कि यार हमको 100 में से 10 बच्चों में आना है, ठीक है। तो 100 में से जो 90 बच्चे होंगे ना, ऊपर वाले 3 टेबल पढ़ के जाएंगे, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। बट क्या 90 को पास करना है? अगेन नहीं, मेरा आंसर आज भी वही है, नहीं पास करना। पास करना सिर्फ 10 बच्चों को, तो 10 बच्चों को पास करना है, तो ये टॉपिक अगला आ रहा है ना, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड दैट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वो 10 बच्चों को पास करने वाला टॉपिक है, ठीक है। ऐसे टॉपिक डालता है बिल्कुल फालतू के यार कि यार, क्योंकि ऑडिट नाम का शब्द आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, आप लोग अभी ऑडिट पढ़ रहे हो यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है, बट सारे आप आर्टिकलशिप वाले बच्चे हो गए, तो मुझे बता दो यार ऐसे 560 आपने कहाँ पे लगाया है, ठीक है। कोई है आप में से जो बोल दे साफ सीधी डंके की चोट पे यार मैंने ऐसे 560 लगाया था अपने ऑफिस में, तो यार रेयरेस्ट केसेस ही होगा कि होगा, ठीक है ना। तो ऑडिट कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ पास फेल का वो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फेल करने का सब्जेक्ट बना रखा है कि इसमें हम रोक लेंगे, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम ऑडिट के जॉब के थ्रू देखो कितना बढ़िया रिजल्ट ला के दिखाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना। तो सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड दैट माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मेरे साथ पढ़ेंगे। द ऑडिटर में इंक्वायर एज टू the current status of items that are accounted for on the basis of preliminary or inconclusive data and may make specific inquiries about the following matters, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक इंक्वायरी ऑडिटर से आपको देनी पड़ेगी फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर, स्पेसिफिक इंक्वायरी। अबे मैटर क्या है, मैटर को रट लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्टली पेपर के अंदर, आपको पहले छोटी सी केस स्टडी बना के दे देंगे, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, हाँ जी ये, तो ऑडिटर आपको बताओ कौन कौन सी स्पेसिफिक इंक्वायरी लेनी पड़ेगी इन मैटर्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा आपको 5 से 6 नंबर, 4 या 5 नंबर देख ही जाएगा, तो मैंने आपको 6 पॉइंट कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। 6 पॉइंट आप ध्यान से याद रखना, नीचे मेमोरी टेक्निक पढ़ना, काम हो जाएगा, ध्यान देंगे मेरे साथ। कार को सेल कर दो, मेरे साथ बोलना है आपको, जॉब का मतलब जॉब होता है, चुप नहीं बैठना। अगर आप चुप बैठ के वीडियो देख रहे हो तो फिर चैनल का नाम ही गलत है शायद, तो फिर आप गलत चैनल पे हो उस टाइम, ठीक है। आपको जॉब करना है, जॉब करते रहो मेरे साथ, चलो करेंगे जॉब। कार को सेल कर दो, कैपिटल इंक्रीज कर लो, फिर से बोलेंगे, कार को सेल कर दो, कैपिटल इंक्रीज कर लो, और फिर न्यू कार का एस्टीमेट देख के वापस अपनी कार रिकवर कर लो और न्यू कार का प्लान डिस्ट्रॉय कर दो। समझ आया? फिर से बोलो, कार को सेल कर दो, ठीक है, फिर अपनी कैपिटल इंक्रीज कर लो, कर ली, पैसा आएगा, और फिर नई कार का एस्टीमेट देखो, देख लिया, औकात से बाहर है, एक काम करो अपनी कार को वापस रिकवर कर लो, और जो नई कार खरीदने का प्लान था उसको डिस्ट्रॉय कर दो, कर दिया। अब पॉइंट पे ध्यान देंगे, सी दैट इज कोई न्यू कमिटमेंट्स, कोई बोरिंग्स, कोई गारंटी कंपनी ने एंटर करी नहीं करी, उस पर स्पेसिफिक इंक्वायरी लो। सेल, कोई सेल या एक्विजिशन हुआ है एसिड का, उस पर स्पेसिफिक इंक्वायरी लो। कोई कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आपने इशू करे हैं, कोई नए शेयर डिवेंचर, कोई लिक्विडेशन मर्जर वगैरह हुआ है,
उस पर स्पेसिफिक इंक्वायरी लो। अब एक काम करो, कोई मेजरमेंट और एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने लिए होंगे उस पर स्पेसिफिक इंक्वायरी करो। अगला कोई ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि रेलिवेंट है रिकवरेबिलिटी ऑफ एसिड्स पे, उस पर इंक्वायरी करो। एंड अगला आता है कोई एसिड्स वगैरह कोई डिस्ट्रॉय वगैरह हुई है नहीं बाय फायर और फ्लड, उस पर देखो। या 6 पॉइंट कैसे मेमोरी टेक्निक के थ्रू याद हुए, मज़ा आ गया। एक बार फिर से बोल देंगे, आंख बंद करके कार को सेल कर दो, कैपिटल इंक्रीज कर लो अपनी, और फिर न्यू कार का एस्टिमेट देख के वापस अपनी कार रिकवर कर लो और न्यू कार का प्लान डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसे 560 जो कि इतना नाम चलता था सब्सिक्वेंट इवेंट यार कैसे होगा, आज हो गया सिर्फ चंद मिनटों के अंदर, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं एक बात बताना चाहूँगा यार, नीचे देखो यार मेरी मेल आईडी मैंने आपको इस बार लिख के दी है, मतलब पिछले नोट्स में भी होगी, दैट इज auditkejaap@gmail.com, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत वगैरह है इस पर जरूर आप क्या करना, मुझे मेल कर देना। मेल का ही रिप्लाई होगा, व्हाट्सएप पे नो डाउट उनका भी रिप्लाई मिलेगा, बट मैं आपको सच बात बताऊँ तो पहली प्रायोरिटी मेरी मेल ही रहती है हमेशा, ठीक है ना। मेल का आपको सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा, कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी पूछना यू कैन आस्क, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अगेन अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन करने जा रहा हूँ, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे ना उतना ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि यार वीडियो मिल के काम हो गया, टेलीग्राम चैनल में आओ, आने में क्या जाता है, सिर्फ आपको लिंक पे क्लिक करके ऐड ही तो होना है, कुछ आपका एडिशनल जा रहा है क्या, कुछ नहीं जा रहा। मैं 100 ग्रुप में ऐड हूँ यार, मैं तो है नहीं कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्रुप से बाहर आ जाऊँ, ऐसा नहीं है, मैं भी 100 ग्रुप में ऐड हूँ, मुझे भी वहाँ से कुछ एडिशनल मिलता है। सेम वे आप भी क्लिक करके सिर्फ लिंक क्लिक करके आपको सिर्फ ग्रुप में आना है, उस पर ऐड होना है, और आपको देखो कितना कितनी नई नई चीज़ें मिलती रहती है, प्लस थोड़ी बहुत मोटिवेशन, इवन तो नोट अ मोटिवेशनल स्पीकर लाइक अदर टीचर्स, ठीक है ना, वो मोटिवेशन स्पीकर भी बने हुए हैं, बट मैं नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत मोटिवेट तो मैं कर ही देता हूँ, तो बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नो डाउट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर न्यू ऐसे। इसी के साथ साथ ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही छोटा ऐसे आपके सामने है, देखो 2 पेज और उसके बाद 4 लाइनें, ठीक है। ये ऐसे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऊपर वाला था, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि बहुत टाइम से पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। चलो बढ़ते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के टूवर्ड्स। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन साफ सीधी बात है, नाम ही बता रहा है कि कुछ रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन देनी है अपने को मैनेजमेंट से। ऑडिटर साहब कुछ काम कर रहे होंगे, हाँ कर रहे हैं। अब एक बार WR देखो, मैं WR बोलूँगा ऐसे को, ठीक है, याद रखना। तो WR ले लो मैनेजमेंट से, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ये मैनेजमेंट ने कर दिया, ठीक है। मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजमेंट ने ये भी कर दिया, ठीक है। तो WR लेते रहो, काम बढ़ते रहो, WR लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो, WR ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेशन लेटर एज ऑडिट एविडेंस। एक बार क्या हुआ था कि पेपर में ऐसे के पेपर में क्वेश्चन आ गया था रिप्रेजेंटेशन लेटर के ऊपर, बच्चा पूरा ऐसे 500 से पढ़ के गया, ठीक है ना, और वहाँ जाके कंफ्यूज हो गया, रिप्रेजेंटेशन लेटर को देखे कौन सा ऐसे ऐसे तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर चले गए। अरे मेरे भाई, तूने 2-2.5 पेज मत्था मार लिया दिमाग में, छोटी सी चीज़ और देख लेता, अच्छा एक नाम और भी है, तो ये नाम यार जरूर रट लेना, यही नंबर कटते हैं, अपने को नहीं करवाने। ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है। चलो, WR एज ऑडिट एविडेंस। तो WR जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑल्दो WR सिर्फ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ऑन देयर ओन। एटलीस्ट याद रखना कि WR जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस देता है, कभी भी आपको SAEE यानी कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा, खुद से तो नहीं देगा, ऑन देयर ओन खुद से तो कभी नहीं देगा, किसी और के साथ मिलकर जरूर दे देगा। कहने का मतलब क्या है कि WR एक लौता अकेला कभी भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा, सिर्फ नेसेसरी ऑडिट एविडेंस देगा खुद से, अकेला, ठीक है ना, याद रखो। चलो, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स। ऑब्जेक्टिव इतना खास नहीं है, पेपर में कभी नहीं आता, बट फिर भी एक बार रीड आउट कर लेना इसको, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि WR लेना है मैनेजमेंट से एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG से, कि वो बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो मैंने वर्ड है ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको रट लेना, मैं आगे इसको लिंक कराऊंगा, ठीक है, आगे इसको लिंक कराऊंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, अदरवाइज पक्का कह रहा हूँ आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे ये 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इस वर्ड को रट लेना कि वहाँ पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की। चलो अगला, ये सपोर्ट करता है अदर ऑडिट एविडेंस को, ठीक है। एंड अगला आता है कि रिस्पॉन्ड करना है एप्रोप्रिएटली, जो WR प्रोवाइड करी मैनेजमेंट ने, TCWG ने, ठीक है ना, जो भी रिक्वेस्ट करी तो ऑडिटर साहब ने, उस पर रिस्पॉन्ड करना। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमारे कवर हो जाते हैं। चलो अगला टॉपिक है इसमें हमारा, दैट इज डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ द WR, ठीक है ना। अब देखो यार साफ सीधी बात है, मैनेजमेंट ही मतलब सीधे सीधा टॉपिक पे लिखा हो तो मैनेजमेंट ही चोर है, ठीक है, कहने का मतलब मैनेजमेंट ही चोर है, ठीक है। तो यार डाउट तो होगा ही उसकी रिलायबिलिटी पे। अब डाउट है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, अगर ऑडिटर आपको कोई भी कंसर्न है, अगर ऑडिटर आपको कोई भी कंसर्न है अबाउट द कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस ऑफ द मैनेजमेंट, या फिर कमिटमेंट और एनफोर्सेबल ऑफ दिस, क्या करेगा ऑडिटर साहब, ऑडिटर साहब शैल डिटरमाइन कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उस रिलायबिलिटी के ऊपर, पहला कर लिया, ठीक है। दूसरा, इन पर्टिकुलर अगर WR जो प्रोवाइड करा है वो अदर ऑडिट एविडेंस, सपोज करके चलो आपने अदर ऑडिट एविडेंस भी कलेक्ट करा है ऑडिटर साहब ने सेम चीज़ के ऊपर, और सेम चीज़ के ऊपर WR भी लिया है, हाँ लिया है, अगर दोनों आपस में इनकन्सिस्टेंट है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उस मैटर को रिजोल्व करने के लिए। अगर वो मैटर फिर भी अनरिजोल्व रह जाता है
ठीक है ना, मैटर अनरिजॉल्व रहेगा। मैंने बोला हाँ, तो एक काम करो, अब जो मैंने ऊपर चेक करी थी ना 4 चीज़ें, कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, डिलीजेंस, एक बार फिर से कंसीडर कर लो, रिकंसीडर कर लो, कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, अगेन वही वाली बात, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी रिलायबिलिटी ऑफ द WR के ऊपर, कर लिया। अगर ऑडिटर साहब ने अब बहुत हो गया यार, बार बार मैंने उनकी कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यू, डिलीजेंस वगैरह चेक करके मैं थक गया, ऑडिटर साहब थक गया यार, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, WR रिलायबल नहीं है, आपने कंक्लूड कर दिया, मैंने बोला हाँ नहीं है, 705 ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, सब चीज़ का हल क्या है, 705 ओपिनियन मॉडिफाई कर दे। आईसीआई का आधा मैट जो है, एक काम करना, आईसीआई का मैट डाउनलोड करना, उसमें ऐसे 705 सर्च करना, जितना 705 में उसका नाम यूज़ नहीं होगा ना, उतना अदर एसए में नाम यूज़ होगा। हर चीज़ का हल क्या है, 705 ओपिनियन मॉडिफाई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्शन है ऑडिटर साहब हमारे लिए सीए के ऊपर, यहीं से तो हम क्लाइंट को अपना बना लेते हैं समझ रहे हो। चलो अगला टॉपिक है इसमें, दैट इज रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना, आपने तो रिक्वेस्ट करा बट WR प्रोवाइड ही नहीं करा उन्होंने, तो क्या करना है, अगेन डाई कर लो। अभी हमने ऐसे 560 पर डाई करो, तो तय में नीचे लिखा अब अलग वाला डाई कर लो, ठीक है, मेमोटेक नहीं याद रखना, अब अलग वाला डाई कर लो, ठीक है। डाई यहाँ पे, वो डाई अलग था, ये डाई अलग है, पहले डिस्कस करो मैटर, कर लिया डिस्कस, अप्रोप्रिएट एक्शन लो, ठीक है ना, अपने ऑडिटर रिपोर्ट में कर लिया, एनालाइज काम करो, फिर से उनकी रीवैल्यूएट कर लो इंटीग्रिटी। देखो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रिटी रीवैल्यूएट करनी है, हमने ऊपर 4 चीज़ें रीवैल्यूएट करी थी, सॉरी हमने ऊपर 4 चीज़ें देखी थी, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस, यहाँ पे सिर्फ आपको रीवैल्यूएट करनी है उनकी इंटीग्रिटी, दैट्स इट, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये टॉपिक मेरा कवर हो गया। अब इसमें एक ही लास्ट टॉपिक जो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में चांसेस है, दैट इज डेट ऑफ एंड पीरियड्स कवर्ड बाय द WR, ठीक है ना, कुछ डेट और कुछ पीरियड होगा WR के अंदर, ठीक है। सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना है, पर्पल वाले पे। कहता है कि द ऑडिटर इज कंसर्न विद इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि WR जो है ना, वो नेसेसरी एविडेंस देगा, कभी भी आपको मतलब नेसेसरी एविडेंस देगा, कभी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखना, ऑडिटर रिपोर्ट जो है ना, वो ऑडिटर रिपोर्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डेट नहीं डाल सकता जब तक उसको WR नहीं मिल जाता। भैया सिंपल सी बात है ना, आपको WR चाहिए होगा मैनेजमेंट से, तो ही आप अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डिटेक्ट करोगे। मैंने बोला हाँ, क्योंकि ऑडिटर साहब कंसर्न है उन इवेंट्स के साथ। याद आ गया आपको, ये इवेंट्स वर्ड कहाँ से आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एक बार ऊपर लेके जाता हूँ आपको, ऐसे 560 के ऊपर, ये देखो थर्ड पॉइंट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट क्या, कि वो DCW से क्या लेगा और मैनेजमेंट से क्या लेगा, अपना WR लेगा, जिसमें बताएगा कि सारे इवेंट जो अकर हुए थे बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो प्रॉपर डिस्क्लोज होने चाहिए, डिस्क्लोज हो गया नहीं हो गए, प्रॉपर एडजस्ट होने चाहिए, प्रॉपर एडजस्टेड हो गया नहीं हो गए, तो ये उसी WR की बात कर रहा है। क्या बात है, अरे वाह, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है यार, अरे वाह वाह वाह। बस यार यही चाहिए, दो ऐसे आपस में लिंक हो गए, काम हो गए, नंबर बन गए, रिजल्ट अपने फेवर में आ गया, और क्या ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर साहब जो कंसर्न है उन इवेंट्स के साथ जो अकर हुए टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दैट में रिक्वायर एडजस्टमेंट टू डिस्क्लोजर, तो एडजस्ट हुए हैं, डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं हुए, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, इन सम सर्कमस्टांसिस इट मे बी appropriate for the auditor to obtain a WR about the specific assertion in the financial statement during the course of audit, where this is the case it may be necessary to request an updated WR, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है कि यार एक चीज़ के ऊपर WR हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, सपोज पिछले साल मैंने एक चीज़ के ऊपर WR ले लिया, अब नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखो, टॉपिक का नाम भी क्या है, डेट एंड पीरियड, टॉपिक का नाम मत भूलना, डेट एंड पीरियड, डेट एंड पीरियड, ठीक है। तो याद रखना, अब उसने सपोज हो गया चलो WR ले लिया किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी पहले ही, ठीक है, ले लिया, याद रखेंगे, बट अब उसको सपोज हो गया चलो वही अब नेक्स्ट ईयर आ गया, तो उसको क्या पता अपडेटेड WR मांगने की जरूरत पड़ जाए। मैंने बोला हाँ, तो वो अपडेटेड WR लेगा उसी चीज़ के ऊपर नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड, यू कैन से एनीथिंग, ठीक है। द WR फॉर ऑल पीरियड्स रेफर्ड इन द ऑडिटर रिपोर्ट बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स टू रीअफर्म करना पड़ेगा, एक बार मैनेजमेंट क्या करेगा, फिर से उसका अफर्मेशन देगा, उसने पिछले साल तो वो चीज़ कंफर्म कर दी, अब वो जब अपडेटेड WR बनाएगा, ठीक है ना, उस पर कुछ चीज़ें रीअफर्मेशन करेगा कि हाँ ये जो प्रीवियसली हमने बनाई थी वो आज भी ठीक है, आज भी प्रायर पीरियड वाली बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एंड लास्ट में क्या आ गया, सिचुएशन अराइज हो सकती है ऐसी कि जहाँ पे जो करंट मैनेजमेंट है, जो आज के टाइम पे मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो प्रेजेंट नहीं था ऑल पीरियड्स में, सच पर्सन में असर्ट दैट दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सम और ऑल ऑफ द WR because they are not in a place during that period. The fact, however, does not diminish such person's responsibility for the financial statement as a whole, according to the requirement for the auditor request from the WR that cover the whole of the report still applies. सिंपल सी बात क्या है, चारों पॉइंट का मैं आपको समरी दे रहा हूँ। पहला पॉइंट कि ऑडिटर साहब को WR जरूरी है, क्योंकि उससे पहले वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस इवेंट के साथ कंसर्न है जो कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के साथ, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक होते हैं, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा, सपोज हो गया चलो कि उसने पहले कोई WR ले रखी थी, अब नेक्स्ट ईयर में सेम चीज़ के ऊपर उसको क्या लेना पड़ेगा, अपडेटेड WR लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट से, ले ली। तीसरी बात, मैनेजमेंट क्या करेगा, रीअफर्म करेगा कि जो मैंने प्रीवियसली WR दी थी ना, वो इस पीरियड में भी ठीक है, या गलत है तो मैं आपको दूसरी वाली दे देता हूँ, हो गया। अगला, सपोज हो गया चलो कि कुछ मैनेजमेंट बदले हैं, ठीक है ना, पिछले साल कोई और मैनेजमेंट बनता था, इस साल कोई और है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मैं WR नहीं दूंगा आपको अपडेटेड वाली, क्योंकि मैं उस टाइम तो मैं था ही नहीं मैनेजमेंट में। तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश होगी, ऑडिटर सबका पूरा हक बनता है आपसे कि WR लेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बोलने से कुछ भी नहीं होगा,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फॉर्म ऑफ डब्ल्यू आर की डब्ल्यू आर किस फॉर्म में रहेगा, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ये आप खुद रीड करने वाले, बिल्कुल इरेलीवेंट पॉइंट है, पेपर में कभी भी नहीं आने वाला है, बट फिर भी सेफर साइड पे मैं इसको डालती हूँ, आप रीड कर लेना प्लीज़, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, फॉर्म क्या रहेगा आप जानते हो, ठीक है ना, फॉर्म क्या रहेगा। एंड अगला आता है एडिशनल डब्ल्यू आर। अब देखो इस पॉइंट को मैं ऊपर से कवर करता हूँ, मैंने आपको वर्ड मार्क कराया था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद आया, मैंने बोला था इसको रट लो, प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशनल डब्ल्यू आर, ठीक है ना, द ऑडिटर में कंसिडर इट नेसेसरी टू रिक्वेस्ट अदर डब्ल्यू आर अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच रिप्रेजेंटेशन में सप्लीमेंट बट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डब्ल्यू आर रिक्वायर्ड बाय अबव पैरा, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब क्या, प्रिपरेशन ऑन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डब्ल्यू आर हमने ऊपर ले लिया, अब उससे हटके अगर कोई भी डब्ल्यू आर लेना है इस पैराग्राफ में लेंगे, याद रहेगा ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ऊपर ही बता दिया तभी आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके अगर कोई भी डब्ल्यू आर लेना है हम इस वाले पॉइंट में ले लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या डब्ल्यू आर ले सकते हो, फॉर एग्जांपल दैट इज वेदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट और नॉट, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है और फिर अप्लाई करता है अकाउंटिंग पॉलिसी को, तो वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगला नीचे दिए हुए मैटर्स, ठीक है, मैटर्स को मैंने देखो एरो से लिंक करवाया, ये एरो इतने इंपॉर्टेंट है, मैम टेक्निक का काम कर रहे हैं एरो, पता है आपको ये। पहला प्लान और इंटेंशन दैट में अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो लायबिलिटी से नीचे आओ, लायबिलिटी बहुत एक्चुअल कंटिजेंट, एसिड से नीचे आओ, ठीक है, टाइटल कंट्रोल ओवर एसिड्स, कोई भी लियन है, कोई भी एकम्परेंसीज है, कुछ भी है। एंड अगला आ गया एसिड लायबिलिटी से नीचे आओ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, दोनों मिलकर बनाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दैट में अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। रटना है, जॉब करना है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑडिट क्या है, ऑडिट सिर्फ जॉब है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको जॉब करने हैं, नंबर लेने हैं, जॉब करने हैं, नंबर लेने हैं, उसके बिना नंबर नहीं मिलते हैं दुनिया में, मतलब ICAI की दुनिया में, ठीक है। तो हमारे दोनों ऐसे कवर हो गए, साथ साथ ही आपको पूरी कोशिश रही कल आपको ऐसे 600 की वीडियो मिल रही है, क्योंकि हमारी 500 की सीरीज खत्म हो चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 3 ऐसे हमारे जो रहते हैं हम आखिर में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 600 हमारे कल से स्टार्ट हो जाएगा, 600 आपको शायद कल ही मिल जाएगा, उसके बाद फिर 2-3 ऐसे हो रहा है 600 के अंदर, 610 है, 620 है, 2 ही है मेन, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपके बहुत जल्दी ख़त्म मैं करा दूंगा, साथ साथ आपके ये भी हो जाएंगे, और ये तो एक वीडियो में कर दूंगा, 600 अलग, 620 और 10 एक साथ, ठीक है, फिर 700 और फिर हमारे 200 300, ठीक है। तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है हमारा ये, ऐसे देन हम चैप्टर पे आ जाएंगे, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। और भूलना मत यार, शेयर जरूर करना मेरे फ्रेंड्स के साथ, जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना मजा आएगा, जितने व्यूज होंगे उतना मजा आएगा, और टेलीग्राम में जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। एक लंबी सांस लो, बहुत बढ़िया, जॉब करो, बस सो जाओ, सुबह उठ के फिर से जॉब कर लो, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाबा गाइस, टेक केयर, वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।